राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का किया उद्घाटन। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने बदली रणनीति। कई केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं के साथ पार्टी अभियान को तेज करने का लिया फैसला। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना के अलगाववादियों पर दिए गए एक बयान से जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज। रैना ने कश्मीर में अलगाववादियों को मुख्यधारा में शामिल होकर चुनाव लड़ने का दिया है न्योता। पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर है हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 4700 जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से कांग्रेस नेता जयराम रमेश के माफीनामे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया झूठों की पार्टी तो पलटवार कर कांग्रेसियों ने बताया सीनियर्स की शराफत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आपने हेडलाइंस देखी। आज महासंग्राम 2024 में दरअसल हमने 3 मुद्दों को शामिल किया है। पहला मुद्दा है जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना की तरफ से अलगाववादियों पर दिए गए बयान का, और इस बयान के बाद अब राजनीति जम्मू कश्मीर में तेज होती हुई दिखाई दे रही। क्या बयान दिया वो हम आपको बताएंगे। और दूसरा मुद्दे की अगर हम बात करेंगे, दूसरे मुद्दे की, तो हमने जैसे देखा कि एलएचडीसी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई, उसके बाद बीजेपी पर सवाल खड़े होने लगे। और जब बीजेपी पर सवाल विपक्षी दलों ने खड़ा किया कि ये तो उन्हीं की करने की वजह से उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। रणनीति क्या बदली है, अगली खबर में हम आपको बताएंगे। और तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में आखिर क्यों है हड़ताल पर बैठे हुए 12 दिनों से कर्मचारी, इसकी करेंगे पड़ताल। बात करेंगे अपने संवाददाता से। सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना के अलगाववादियों पर दिए एक बयान से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक माहौल में नया मोड़ आ गया है। रविंदर रैना ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनावी मैदान में अलगाववादी ताकतों की भागीदारी का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में अलगाववादी मुख्यधारा में शामिल होने और चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में कई पूर्व अलगाववादी अपनी पार्टी और अन्य पार्टियों में शामिल हुए हैं। तो रविंदर रैना के इस बयान के बाद राजनीति गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। रविंदर रैना जो कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुखर होकर कहा मुख्य धारा में अगर अलगाववादी शामिल होते हैं और अगर अलगाववादी शामिल होना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। रैना के इस बयान से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों की तरफ से उन पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं इस हवाले से। तो रैना ने मुख्यधारा में अलगाववादियों का स्वागत किया। रविंदर रैना ने चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया। बस इतना कहना था, जिसके बाद अब राजनीति कहीं ना कहीं अलग रुख इख्तियार करते हुए दिखाई देती है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अलगाववादी ताकतों के हवाले से किस तरह का स्टैंड रखती रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि उनके रुख में, यानी बीजेपी के रुख में एक बदलाव नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए? राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे कि रविंदर रैना के इस बयान को क्या सिर्फ बयान ही समझा जाए या फिर इसके पीछे कई और वजूहात शामिल हो सकती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने की बात अलगाववादियों को रविंदर रैना ने की है और प्रखर होकर अलगाववादी ताकतों के खिलाफ बोलते रहे हैं। और आज रविंदर रैना पिछले दिनों जब उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज होते हुए दिखाई दे रही कि क्या बीजेपी ने अपने स्टैंड में तब्दीली कर ली है। बंदूक और ग्रेनेड से कुछ हासिल नहीं होगा, एक अच्छी बात उन्होंने ये कही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को अक्सर बेशतर दोहराया जाता है कि बंदूक और ग्रेनेड से कुछ नहीं हासिल होने वाला, लिहाजा जो अलगाववादी ताकतें हैं या अलगाववादी नेता हैं वो मुख्य धारा में शामिल हों, और अगर ऐसा अलगाववादी ताकतें करती हैं तो बीजेपी इसका स्वागत करेगी। तो रैना के इस बयान से
सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी दल परेशान होंगे, क्योंकि विपक्षी दलों का सॉफ्ट कॉर्नर अलगाववादी ताकतों को लेकर हम सबके सामने है और बीजेपी जो कि हार्ड कोर अलगाववादी ताकतों के खिलाफ रहती आई है, उसके इस बयान से क्या ये माना जाए कि उनका रुख बदला है? ये कई ऐसे सवाल हैं। सबसे पहले आइए बयान सुन लेते हैं। इलेक्शन लड़के जमहूरी निज़ाम में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है और हुब्बल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है, बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जम्मू का है कि कश्मीरी है। वो इंसानी जान को लहूलुहान करती। तो आपने सुना कि रविंद्र रैना ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर अलगाववादी ताकतें मेन स्ट्रीम में आकर हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हुए मुल्क की, देश की खिदमत करना चाहते हैं तो आखिर उन्हें क्यों रोकना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि चुनावी मैदान में अलगाववादी उतरे, अलगाववादी ताकतें उतरे, उनका स्वागत करते हैं। और पिछले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो पिछले दिनों अपनी पार्टी और अन्य पार्टियों में कई अलगाववादी नेता ने शमूलियत इख्तियार की है, यानी शामिल हुए हैं, सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद रविंद्र रैना के इस बयान को लेकर ये राजनीतिक विशेषज्ञ की तरफ से कहा जाने लगा है कि क्या अगर सवाल ये उठने लगा है कि क्या अगर बीजेपी में कोई अलगाववादी नेता शामिल होना चाहता है तो क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी, या फिर सिर्फ जो स्वागत करने की बात रविंद्र रैना ने कही है वो सिर्फ ये कि अन्य पार्टियों में यानी मेन स्ट्रीम में जो तमाम अलगाववादी नेता जो कुछ आए हैं हाल फिलहाल में वो उस कदम का स्वागत करते हैं। तो क्या बीजेपी भी अलगाववादी ताकतों को अपनी पार्टी में शामिल होने का दरवाज़ा खोल के रखी हुई है, ये एक सवाल। और दूसरा ये सवाल कि अगर इस रुख में थोड़ी बहुत तब्दीली भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है तो क्या विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में परेशानी होगी। और साथ ही साथ एक सवाल और ये कि जो हलचल तेज हुई है ये कहाँ तक पहुँचने वाली है। तो अलगाववादियों का स्वागत चुनावी मैदान में करना रविंद्र रैना की तरफ से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में शिद्दत पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विपक्षी दल हैं वो अक्सर ये बोलते आए हैं कि भाजपा जो है वो चुनाव से भागती है और भाजपा अब जब चुनाव में दावत दे रही है अलगाववादी ताकतों को लेकर तो जाहिर सी बात है उनका रिएक्शन भी कुछ इसी तरह होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी दल भाजपा के इस स्टैंड से, रविंद्र रैना के इस बयान से परेशान होंगे। दूसरा ये कि क्या भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है अलगाववादी ताकतों को लेकर, क्योंकि भाजपा अलगाववादी ताकतों से किस तरीके से प्रखर होकर उनके खिलाफ बोलती रही है ये जग जाहिर है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि रविंद्र रैना का ये बयान आने वाले दिनों में कुछ न कुछ राजनीतिक फायदा या फिर राजनीति के बदलते मूड को लेकर किया गया है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ हमारे संवाददाता होंगे। जैसे कि हमने कहा कि कुछ इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। क्या विपक्षी दलों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस बयान को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक आरिस पठानिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता होंगे अब से कुछ देर बाद, और उसके अलावा डॉक्टर जहांजेब साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब से कुछ देर में। उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जहांजेब साहब अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे जो अब टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर बाद दिखाई देंगे। तो बता दें आपको कि रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद विपक्षी दलों में कहा जा रहा है कि परेशानी हो सकती है, क्योंकि अलगाववादी ताकतों के खिलाफ जो बयानात बीजेपी के रहते थे वो प्रखर रूप में रहते थे। हमारे साथ जहांजेब साहब जुड़ चुके हैं, इस वक्त स्वागत है आपका। रविंद्र रैना साहब ने जो बयान दिया है, सबसे पहले उस पर राजनीति कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस इस बयान को अलगाववादी ताकतों को मेन स्ट्रीम में जुड़ने की बात जो भाजपा कह रही है, क्या कांग्रेस ये मानती है कि भाजपा के रुख में तब्दीली आई है, और अगर तब्दीली आई है तो क्या इससे विपक्षी दलों को परेशानी हो रही है, खासकर कांग्रेस को? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज।
अनम्यूट कीजिएगा जाजेब साहब। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आप बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमारे साथ जाजेब साहब मौजूद है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हम उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी बातें कहनी शुरू कर दी थी लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो जानना ये चाहेंगे कि क्या कांग्रेस भी अलगाववादी नेताओं के मेन स्ट्रीम में स्वागत करने की बात पर परेशान नजर आ रही है? जो रुख बदला है या तब्दीली आई है स्टैंड में भाजपा के, क्या वो मानाखेज तब्दीली है? क्या जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां सोचती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तब्दीली बीजेपी के अंदर क्यों? क्या मौजूदा जो घटनाक्रम है और मौजूदा जो पृष्ठभूमि है उसकी वजह से बीजेपी ये इस तरह के फैसले ले रही है और इस तरह के बयान दे रही है? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन खास बात तो ये है, अहम बात ये है कि जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इनके इस बयान से राजनीति तो तेज हुई है, उसमें शिद्दत तो पैदा हुई है और इसी शिद्दत, अब ये शिद्दत कितनी बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। अलग अलग पार्टियां इसे किस तरह से देखती हैं। एक बार फिर से हम जाजेब साहब का रुख करेंगे, अगर वो जुड़ गए हैं तो उनसे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। जाजेब साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जाजेब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जाजेब साहब, आप अगर सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिएगा और ये बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरह का स्टैंड रखती है। क्या आपको लगता है कि भाजपा के रुख में तब्दीली आई है अलगाववादी नेताओं और क्यों तब्दीली आई है? और अगर तब्दीली आई है तो इससे विपक्षी दलों में परेशानी होगी या नहीं होगी? जाजेब साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, क्या आप सुन पा रही हैं? जी जी, अब आ रही है, परफेक्ट आवाज आ रही है जी। जी जी, आप बोल सकते हैं। मेरा सवाल आपने सुना, सीधे तौर पर यह था कि जो अलगाववादी ताकतों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने की बात जो कह रहे हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना, वो आपको लगता है क्या कि बीजेपी के स्टैंड में एक तब्दीली आई है? और अगर इस तब्दीली को आप लोग भांप रहे हैं तो क्या इससे आपको आने वाले दिनों में खुद के लिए, खुद की पार्टी के लिए परेशानी दिख रही है? जी देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये बहुत ही दुखद बात है कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति का स्तर इस तरह गिरा रही है कि आने वाली जनरेशन के लिए इन राजनेताओं पे भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों की करतूतें देख के ये लोग पिछले 5 साल से ये दावेदारी कर रहे हैं कि हम अलगाववाद की कमर तोड़ रहे हैं। हाँ। हमारा स्टांस अलगाववाद के लिए बहुत स्ट्रांग है और आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता के मोह में, सत्ता के लिए ये लोग अलगाववादियों को गले लगाएंगे। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी विपक्षी दल के लिए, ये परेशानी की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे लिए राजनीति जो है वो राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण से बढ़कर नहीं है। हमारे लिए राजनीति नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर नहीं है। हमारे लिए सत्ता नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर नहीं है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद या आतंकवाद पे सख्ती बरतती थी तो विपक्षी नेता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के उस स्टेप के साथ खड़ा रहता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर कुछ नहीं है। पर आज इस तरह का स्टांस देख के, इस तरह के स्टेटमेंट देख के मुझे भी ये देख के दुख हो रहा है कि क्या राजनीति में केवल सत्ता इन लोगों के लिए मायने रह गई है। और इस तरह का बयान देकर अलगाववादियों को खुश करके भारतीय जनता पार्टी का जो एक चेहरा है, एक जो इन्होंने नकाब ओढ़ के रखा हुआ है राष्ट्रवादी होने का, वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता के सामने, देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है कि ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों? वो बीजेपी जो आतंकवाद या अलगाववादी ताकतों की कमर तोड़ने की बात कहती थी, जैसा कि आपने आपसे कुछ देर पहले ही कहा, आखिर क्यों वो ऐसी बात कहने पर आमादा नजर आ रहे हैं? क्यों आखिर रुख में तब्दीली आ रही है? कुछ तो होगा, इसके पीछे कांग्रेस क्या वजह समझ रही है? देखिए, मैंने तो वजह पहले ही कह दी कि ये केवल और केवल सत्ता का मोह है, केवल सत्ता का मोह।
ये किसी तरीके से एक उस तबके को जो अलगाववादियों से इन्फ्लुएंस्ड है, ये उस तबके को खुश करना चाहते हैं, ये उस तबके से भी वोट बटोरना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए सत्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको सत्ता के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। जी, क्या ये आप मानते हैं कि जो अभी एलएचडीसी के चुनाव में हुआ, एनसी और कांग्रेस की प्रचंड जीत, क्या उसके बाद ये रुख में तब्दीली आई है? क्योंकि उसी के बाद इतना बड़ा बयान अलगाववादियों को लेकर किसी भाजपा के नेता ने दिया है। जी, अगर आप ये बात कह रही है तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी, आप इस बात को समझ जाइए कि ये कितना गंभीर और चिंता का विषय है कि अगर एक प्रोविंस में इलेक्शन हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी अलगाववादियों को गले लगाती है जी, तो सोचिए जब ये आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव हार जाएंगे तो ये किन किन को गले लगाएंगे। इस बात को देश की जनता को समझना होगा कि सत्ता के मोह में ये लोग कितना गिर सकते हैं, सत्ता की लालच में आके ये लोग कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी हम कहना चाहेंगे जाजेब साहब, ये कि भारतीय सेना की तरफ से अक्सर और बेशतर ये कहा जाता है कि वो लोग जो किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं, वो अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर भाजपा ऐसा कहती है तो क्यों, बुरा क्यों? नहीं, आप इन्हीं के नेताओं के स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, आप इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। ये क्या सर्टिफिकेट्स देते थे आज से 2 महीने पहले इन लोगों को, ये क्या कहते थे आज से कुछ महीने पहले तक, ये आज ही बातें क्यों बदल गई, ये आज ही हवा क्यों बदल गई? और अगर ये लोग इस तरह की चीज करना चाहते हैं तो इनको खुलकर सामने आके इस बात को कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि हाँ, ये हमारा पार्टी स्टैंड है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक अलगाववादी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। ये खुल के गए तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? ये लखनपुर के उस पार एक बात करते हैं और लखनपुर के इस पार आके दूसरी बात करते हैं। ये तो अपनी पूरी की पूरी राजनीतिक रोटियां पाकिस्तान के नाम पर सेकते हैं। जब तक ये पाकिस्तान 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 का राब ना ला के इनकी तो राजनीति पूरी नहीं होती है। जब तक ये अलगाववाद को गाली दे दे के, बिल्कुल वही सवाल ये उठता है कि क्या ये स्ट्रेंज दिखाई दे रहा है या नहीं। विपक्षी दलों की तरफ से इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है? कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मुंह में ऐसा कर रही, कभी प्रखर होकर अलगाववादियों की कमर तोड़ने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के मुंह के लिए, यानी उन्हें पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेटिस्ट विचारधारा के बहुत करीब हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया जाजेब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और दूसरे मुद्दे की करेंगे बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 और दूसरे मुद्दे की बात करगिल हिल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की प्रचंड जीत ने बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हां, पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ अपने अभियान को और तेज करने का फैसला लिया है, जिसमें बड़े नेता आने वाले दिनों में करगिल क्षेत्र पर ध्यान देंगे और लद्दाख का दौरा कर मतदाताओं के बीच पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोकसभा में लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ किया जा सके। इस मुद्दे पर हमारे साथ एडिटर इनपुट मनोज कौल जुड़ रहे हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की प्रचंड जीत ने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं। मनोज कौल, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो सीधे तौर पर यही सवाल कि आखिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की चुनाव में, एलएचडीसी के चुनाव में जीत ने भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? देखें सना, जब भी कोई चुनाव होता है उसके बाद जो पार्टी जीतती है वो भी मंथन करती है और जो हारती है उसको ज़्यादा मंथन करना पड़ता है। अभी जो अगर हम देखें कि ये कारगिल के जो चुनाव हुए थे 2019 के फैसले के बाद ये पहला चुनाव था लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में, जो कि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करती थी और अब अलग यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रचंड बहुमत लिया है वहाँ के हिल डेवलपमेंट काउंसिल में, तो उससे ज़रूर बीजेपी के लिए एक
हम ये कह सकते हैं कि चिंता का विषय है। वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हालांकि अगरचे उन्हें एक और सीट का इजाफा उनमें हुआ है। पहले एक सीट वहाँ थी, एक मेंबर उनका था, अब 2 मेंबर हैं, और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहाँ वो कम मार्जिन से हारे हैं। लेकिन उनके लिए चिंता का विषय ये इसलिए है कि उनके करगिल का डिस्ट्रिक्ट जो है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और करगिल, और वो जो लद्दाख की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दोनों जिलों पर मुश्तमिल है। इसलिए बीजेपी के लिए ये जरूरी हो गया है ये देखना कि आखिर अगर वो यहाँ पर हारे हैं, अगर वो करगिल में हार उन्हें हाथ लगी है, तो उसकी क्या वजूहात है, उसके क्या कारण हैं। यही वजह है कि जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी अब चेंज कर दी है। उनका ये सोचना है कि लद्दाख को वो हल्के से नहीं ले सकते, क्योंकि लद्दाख की सीट पहले बीजेपी के पास ही, जो प्रेजेंट लोकसभा का मेंबर है वो बीजेपी से ही है, और वो ये नहीं चाहेंगे कि वो लद्दाख की सीट हार जाए, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि लद्दाख में बीजेपी का अच्छा खासा असर रसूख है और लद्दाख की सीट वो शायद निकाल सकते हैं। लेकिन करगिल के चुनाव ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर गलती कहां पर है, आखिर कमी कहां पर है। यही वजह है कि बीजेपी अब वहां प्रचार करना चाहती है, और उस प्रचार में जहां लोकल लीडर्स बीजेपी के वहां जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लीडर वहां जाएंगे, वहीं ये हमें सोर्सेज से पता चला है कि कुछ नेशनल लेवल के लीडर भी वहां आएंगे। लद्दाख की जो लेह डिस्ट्रिक्ट है, जहां वो पहले से प्रचार करते आए हैं, वहां तो प्रचार करेंगे ही, साथ ही उनका जो मेन फोकस होगा वो करगिल होगा, और वो ये कोशिश करेंगे कि जो कमियां उन्हें इस चुनाव में रही हैं, जिसमें वो अच्छा हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स वहां आए, वोटरों के साथ राबिता बनाया जाए। और यहाँ तक भी कि कोशिश ये की जा रही है कि लोकल यूनिट्स जो बीजेपी की हैं वो बूथ लेवल पर भी जाएंगे, और अपने जो नेता उनके हैं वो लोगों से सीधा संपर्क साधेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कहां पर गलती रही है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे। तो ये माना जा सकता है मनोज कौल की मौजूदा तौर पर जो रणनीति बदलते हुए भाजपा दिखाई दे रही है, हो सकता है जामयांग सेरिंग नामग्याल जो कि लद्दाख से सिटिंग एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है कि उनके हवाले से भी सोचा जाए कि क्या वो इंट्रैक्शन नहीं बना पाए जनता से, ये भी भाजपा सोच सकती है। कई ऐसे सवाल उभर रहे हैं, और ये भी सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में भाजपा किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, कई ऐसे सवाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, और आज के मुद्दे में हमने एक और मुद्दा शामिल किया है हिमाचल प्रदेश का, जो कि हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 4700 जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का तर्क है कि वो लंबे समय से विभाग की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में अब सरकार को अपने वादे के मुताबिक इन्हें विभाग में मर्ज कर देना चाहिए। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के समर्थन में अब बीजेपी भी मैदान में आ गई है। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र धर्माणी ने सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से वादा किया था कि वो इन कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करेंगे। ऐसे में सरकार को अब अपना वादा पूरा करना चाहिए। रणवीर हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उन्हीं का रुख करेंगे। रणवीर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कर्मचारी क्यों हड़ताल पर 12 दिनों से हैं, और आखिर क्यों सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। क्या सरकार और इनके बीच कुछ बात हुई है अब तक 12 दिनों से हड़ताल पर बैठने के बाद, और वादा क्या किया था। रणवीर ये बताइएगा, 12 दिनों से हड़ताल के बाद भी अब भी बात सरकार इनकी नहीं सुन रही है, क्या इस बीच 12 दिनों के बीच सरकार से इनसे कुछ बात हुई, कहाँ पेच फंस रहा है। देखिए, 2 बार की वार्ता जो है पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ इनकी हुई है। मांग सिर्फ एक जो प्रमुख मांग की बात ये कर रहे हैं कि प्रमुख मांग को मान लिया जाए। जो प्रमुख मांग ये है कि इनका जो जिला परिषद कैडर कर्मचारी है इनको पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाए, विलय इनका किया जाए, या फिर इनका ग्रामीण विकास विभाग में नियमों के तहत इन्हें विलय किया जाए, ताकि इन्हें जो है अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरह लाभ
मिलना चाहिए। इसके साथ जो एडिशनल जो मांग इनकी है, जो संशोधित वेतनमान इन्हें मिलना चाहिए था, वो सरकार में नहीं मिला है और डीए इनको नहीं मिला है। डीए देने की भी मांग यहां से की जा रही है। तो काफी सालों से ये कार्यरत है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के तहत जिला परिषद कैडर कर्मचारी ये आते हैं। इनमें पंचायत सचिव है, कुछ इनके साथ सहायक हैं, टेक्निकल असिस्टेंट है, जेईज इनके साथ है। तो पंचायतों का जितना काम होता है ज्यादातर दारोमदार इन्हीं पर रहता है। तो 30 अक्टूबर से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और ये कह रहे हैं कि इन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सालों तक जो है इन्होंने अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकारों की तरफ से आश्वासन ही मिलता रहा। जबकि जो अन्य जो कर्मचारी संगठन है, जिनकी जो मांगे थी वो सरकार ने अधिकतर की पूरी कर दी है, लेकिन इन्हें ही जो है ये बहाना बनाया जाता है सरकारों की तरफ से कि आपका जो मामला है वो वित्त विभाग में फंसा हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। अगर इनका विलय जो है पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में किया जाएगा तो राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो ये जो कर्मचारी हैं वो अब आर पार की लड़ाई में है और इन पर नो वर्क नो पे का जो है वो फार्मूला लागू है। जितनी देर तक ये हड़ताल करेंगे इन्हें उसका जो है वेतन नहीं दिया जाएगा। 2 बार पंचायती राज मंत्री से वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन इन्हें दिया गया था और ये भी पहले कहा गया था कि मुख्यमंत्री जो है, जो पिछले कल जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल, तो कहा जा रहा है कि आश्वासन बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिस पर बीजेपी कहीं ना कहीं मौका देखकर इसे कैश करना चाहती है और बीजेपी कहीं ना कहीं हड़ताली कर्मचारियों के साथ सपोर्ट में दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ही होगा कि ये हड़ताली कर्मचारियों की जो समस्या है इसे कब दूर करती है कांग्रेस सरकार। रणवीर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ लेते हैं आगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के थॉमस बाख ने मुंबई में आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक की। यहाँ अपने भाषा में उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन और श्रीमती नीता अंबानी की सराहना की। श्री बाख ने कहा कि नवी मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स एकेडमी के दौरे पर उन्होंने जो देखा उससे वो बहुत प्रभावित हुए। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाख ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन का काम बिल्कुल हमारे ओलंपिक मूल्यों और हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। I had a visit there together with our IOC colleague and friend Nita Ambani to their Reliance Foundation and the programs they're offering there to the kids and youth with regard to sport and education. And I must say I'm really deeply impressed what is being done there by Reliance and her team, because you see there are kids from all over India in this center, and most of them are coming from underprivileged families, and they are being offered their education, school, but at the same time given the opportunity to train and to prepare for becoming an athlete, the high-level athlete. This is something what is exactly reflecting our Olympic values and our approach, which that we have there in our strategies. But to see that at such a scale and being done, by a private entity, which is the Reliance Foundation, and led and guided there by our colleague, that's really very, very impressive and very encouraging there also for the future of sport and Olympic sport in India. फिलहाल इसी के साथ महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। अब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।
चलेगा या नहीं ये आपके